कहानी की शुरुआत में हम माइक नाम के एक रिसर्चर को देख पाते हैं जो कि एक डिवाइस लेकर एक फैक्ट्री के अंदर स्पिरिट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। इस काम में उसके दो दोस्त भी मदद कर रहे थे, लेकिन तभी चीजें बिगड़ने लगती हैं। अचानक से ही उन्हें वहां पर काफी ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा का एहसास होता है, जिसके बाद माइक के ऊपर कहीं से हमला होता है और उसमें उसकी एक आंख डैमेज हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि उसके दो दोस्तों पर भी कोई सुपर नेचुरल पावर हमला करती है और उन्हें घसीटते हुए वहां से ले जाती है, जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब यहाँ से सीन ब्रायन नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि एक वीआर ग्लासेस बना रहा था, यानी कि वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, जिससे कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रियलिटी के फीलिंग के साथ देख सके। तभी ब्रायन अपने सामने एक लड़की के वीआर को देख रहा होता है और उससे कंटिन्यूअसली बातें कर रहा था, जिसके कुछ ही देर के बाद में वो ग्लासेस काम करना बंद कर देते हैं। अब ये लड़की कौन थी ये हमको मूवी के अंदर आगे पता चलेगा। खैर, अब वो कॉलेज जाता है जहां पर वो उन ग्लासेस को ही ठीक करने में लगा रहता। खैर, तभी वहां पर ब्रायन के दोस्त ए और सीसॉप आते हैं और वो उसे शाम में हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन ब्रायन इस चीज के लिए ये कहकर मना कर देता है कि उसे इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। अब आगे हम उसको उसके इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के पास देखते हैं, जहां पर वो अपने ग्लासेस पहनता है और उसके सामने फिर से वही लड़की का वीआर मॉडल दिखाई देता है, जिसको वो धीरे धीरे फॉलो कर रहा था। और कुछ ही देर के बाद में वो उदास होकर बैठ जाता है, जिसके बाद ब्रायन इंस्टीट्यूट के बेसमेंट के अंदर जाता है और उसे वहां पर एक सोनार मैग्नेटिक डिटेक्शन डिवाइस मिलता है, जो कि वही डिवाइस था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में माइक को इस्तेमाल करते हुए देखा था, जिसकी मदद से वो स्पिरिट्स को ढूंढ रहा था। खैर, अब ब्रायन बिना कुछ सोचे समझे ही उस डिवाइस को भी ऑन कर देता है, जिसके अगले ही पल बेसमेंट के अंदर सभी चीजें अपने आप हिलने लगती हैं। यहाँ तक कि डिवाइस के स्क्रीन पर भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के सिग्नल्स दिख रहे थे, जो कि ब्रायन के आसपास ही थी, जो कि पूरी तरह से एक सुपर नेचुरल पावर थी। लेकिन इससे पहले कि ब्रायन कुछ भी कर पाता, सभी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। अब हम सीसॉप और एलिस को बातें करता हुआ देख पाते हैं, जहां पर सीसॉप एलिस को ब्रायन की गर्लफ्रेंड एलन के बारे में बताता है, जिसकी मौत पिछले साल ही हो गई थी। हुआ ऐसा था कि ब्रायन और एलन कार से रात में आ रहे थे और रोड पर बहुत ही ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और कुछ ही देर के बाद में कार असंतुलित होकर खाई में गिर पड़ती है, जिससे कि एलन वहीं पर मारी जाती है। लेकिन ब्रायन उसमें बच गया था एंड ऑब्वियसली वो इस चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि उसने ही एलन को उस रात अपने साथ चलने के लिए बार बार बोला था। खैर, अब इस बैक स्टोरी से हम इतना समझ पाते हैं कि ब्रायन जिस लड़की को बार बार वीआर ग्लासेस में देख रहा होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड एलन थी, और उसी वीआर ग्लासेस के जरिए ब्रायन कुछ समय के लिए एलन को देखकर खुश होता था। एनीवेज, अब तभी वहां पर ब्रायन भी आ जाता है और उसने अपने साथ वो मैग्नेटिक डिवाइस भी ले लिया था, जो कि उसने बेसमेंट में इस्तेमाल किया। अब ये बात जब एलिस को पता चलती है तो वो उस डिवाइस को वापस इंस्टीट्यूट में रख कर आने के लिए कहती है, क्योंकि ये चोरी करने जैसा था। लेकिन ब्रायन इस पर यह कहता है कि वो डिवाइस काफी समय से वहां पर रखा हुआ है और कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता। ब्रायन यहाँ पर इन दोनों को एक न्यूज भी दिखाता है, जो कि एक फैक्ट्री की थी, जिसके अंदर उनके ही इंस्टीट्यूट के 2 प्रोफेसर्स की बॉडीज मिली थी, जो कि सीक्रेट फैक्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी बॉडी की हालत बहुत ही खराब थी और उनकी आइडेंटिटी पूरी तरह से पता भी नहीं चल पाई थी। खैर, दूसरी तरफ हम उसी बेसमेंट को देखते हैं जहां पर एक केयरटेकर कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती हैं और अगले ही पल कोई सुपरनैचुरल पावर उसे बेसमेंट के अंदर खींच लेती है। यानी कि ब्रायन ने इस डिवाइस को इस्तेमाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसे इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए था। अब अगली सुबह ब्रायन उस डिवाइस को लेकर उसी खाई के पास जाता है जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी, और वहां जाकर उसे वो इस्तेमाल करने लगता है ताकि उसे एलन की स्पिरिट मिल जाए। लेकिन डिवाइस इस बार किसी भी सुपरनैचुरल पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इन शॉर्ट, ब्रायन इस डिवाइस के जरिए एलन को वापस लाना चाहता था और शायद से वो उसको उन वीआर ग्लासेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहता था। स्पिरिट के साथ इंटीग्रेशन, ये तो कोई नई टेक्नोलॉजी हो गई। खैर, ब्रायन अब हताश होकर एलिस के पास वापस जाता है जहां पर वो उसे कुछ अजीब दिखाती है। एलिस अपने घर के अंदर एक बुक को शेल्फ पर रखती है और कुछ ही देर के बाद वापस आकर देखने पर वो बुक फिर से नीचे रखी हुई थी। ये चीज ब्रायन भी जुटला नहीं सकता था, क्योंकि उसके सामने हुआ था और इस बार उसने ही बुक को शेल्फ पर रखा था। अब आगे जब तीनों साथ होते हैं तब एलिस बताती है कि वो रेंट पर उस घर में रहती है और जब से वो उस घर में आई है तब से ही वो इस चीज को नोटिस कर रही है। ब्रायन पूरी बात को सुनने के बाद इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है और एलिस से ही कहता है कि वो लोग इस घर के अंदर इस डिवाइस को ट्राई करके देख सकते हैं, जिससे उनको पता चल जाएगा कि वहां पर असल में कोई स्पिरिट है भी या फिर नहीं। अब पहले तो एलिस इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा सजेशन था, लेकिन ब्रायन के बहुत ही ज्यादा जिद करने पर वो मान जाती है और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। खैर, अब तीनों रात में एलिस के रूम में जाते हैं और फिर ब्रायन एलिस को अपने वीआर ग्लासेस पहनाता है
और उसे डिवाइस से कनेक्ट करके बुक शेल्फ के पास जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एलिस बुक शेल्फ के पास जाती है और वापस उस किताब को उठाकर उसी शेल्फ पर रखती है। और तभी सीसॉप भी डिवाइस को ऑन कर देता है, लेकिन चीजें इन लोगों के हिसाब से नहीं होती। डिवाइस को ऑन करते ही सीसॉप और ब्रायन का एलिस से कांटेक्ट ही टूट जाता है और डिवाइस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आने लगते हैं। चारों तरफ की चीजें गिरने पड़ने लगती हैं और फिर ब्रायन भागकर एलिस के पास जाता है, जहां पर उसे अपने सामने शेल्फ की कई सारी किताबें हवा में ही तैरती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन पिछली बार की तरह ही सभी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं और सबको लगता है कि वो अब सेफ है। पर जैसे ही ब्रायन हॉल से बाहर जाने की कोशिश करता है, एक स्पिरिट उसे हवा में उठाकर बुक शेल्फ पर ही फेंक देती है, जिससे कि उसके हाथ में चोट लग जाती है। अब एलिस के लिए ये सब काफी वियर्ड था, क्योंकि उसे ये बात तो पहले से पता थी कि उसके घर के अंदर स्पिरिट है, लेकिन आज से पहले कभी भी उस स्पिरिट ने ऐसे वायलेंटली रिएक्ट नहीं किया था। एलिस को तब पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सब उस डिवाइस की वजह से ही हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि ये इन चीजों पर डिस्कशन करते, इन्हें बेसमेंट के केयर टेकर के बारे में पता चलता है, जिसकी बहुत ही अजीब हालातों में मौत हुई थी और उसके शरीर की हालत बहुत ही खराब थी, जैसे कि उन प्रोफेसर्स के साथ हुआ था। अब एलिस इस एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि ये हद से ज्यादा भयानक था। लेकिन ब्रायन के मन में अब भी तसल्ली नहीं हुई थी। अब तीनों मिलकर माइक टर्नर से मिलने जाते हैं, जिसके बारे में ब्रायन को उस फाइल से पता चला था जो कि बेसमेंट में उस डिवाइस के साथ रखी हुई थी। ये सोचकर कि माइक को इस डिवाइस के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, और माइक मेरे ख्याल से वही है जिसको हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब तीनों जाकर माइक से मिलते हैं, जो कि इनसे मिलते ही इनको कहता है कि अगर तुमने इस डिवाइस को यूज कर लिया है तो तुम पहले ही खतरे में आ चुके हो। आगे माइक बताता है कि ये डिवाइस उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस पर वो कोल्ड वॉर के समय से काम कर रहे थे। इस चीज के लिए गवर्नमेंट भी उनको फंड कर रही थी और उस वक्त दुनिया से छुपाकर ऐसे काफी सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे जिसे आज के लोग सच भी नहीं मानेंगे। ये सभी एक्सपेरिमेंट उस वक्त इंस्टीट्यूट के अंदर ही किए जा रहे थे, जो कि सिर्फ बोलने के लिए इंस्टीट्यूट था। और यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि कहाँ से ये डिवाइस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में आया। अब माइक आगे बताता है कि इसी एक्सपेरिमेंट में स्पिरिट्स की प्रेजेंस को पता करने के लिए इस डिवाइस को बनाया गया, लेकिन आगे चलकर ये काफी खतरनाक साबित हुआ और इसने उसके 2 दोस्तों की जान ले ली। और ये वही 2 प्रोफेसर्स थे जिनकी बॉडी फैक्ट्री के अंदर मिली थी, यानी कि माइक बच गया था। इन शॉर्ट माइक ये बताता है कि ये डिवाइस जानलेवा है, लेकिन तभी सीसॉप ये कहता है कि वो मैग्नेटिक सिग्नल्स की इंटेंसिटी को कम कर सकता है, जिससे कि उनके ऊपर इतना खतरा भी नहीं होगा और वो स्पिरिट्स को देख भी पाएंगे। जिस पर माइक उनको कहता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। अब यहाँ से सीन सीधा एलिस के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग वापस उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने वाले थे।